मैं डॉक्टर आशीष सर्वाल, यूरोलॉजिस्ट और मेंस हेल्थ एक्सपर्ट, न्यू दिल्ली, इंडिया से बोल रहा हूँ। इस वीडियो में हम लोग स्टेज 3 प्रोस्टेट कैंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टेज 3 प्रोस्टेट कैंसर होता क्या है, ये समझने के लिए आप एक डायग्राम देखिए। तो जो प्रोस्टेट थोड़ा बाहर निकला हुआ है और सेमिनल वेसिकल में पहुंचा हुआ है, उसको स्टेज 3 कैंसर बोलते हैं। अगर ये कैंसर प्रोस्टेट से ज़्यादा बाहर निकल जाए, ये पेल्विस है, पेल्विक साइड वॉल में लिम्फ नोड्स में पहुंच जाए, या प्रोस्टेट के पीछे रेक्टम होता है जहाँ से हम स्टूल पास करते हैं, वहाँ पे पहुँच जाए, तो वो वाला अग्रेसिव कैंसर जो होता है, जो यहाँ तक पहुँचा हुआ है, उसको स्टेज 4 कैंसर बोलते हैं। तो अगर हम स्टेज 3 कैंसर की बात करें, वो कैंसर सिर्फ प्रोस्टेट में है या प्रोस्टेट से थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है या सेमिनल वेसिकल्स तक पहुँचा हुआ है, इसके बाहर कहीं पे भी नहीं फैला हुआ, उसको स्टेज 3 कैंसर बोलते हैं। अब अगर आपने स्टेज 3 कैंसर डायग्नोज कर लिया है, तो इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? स्टेज 3 प्रोस्टेट कैंसर के डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शन जो हो सकते हैं, वो मैं सारे डिस्कस करूँगा, और कौन सा हमें नहीं करना चाहिए वो भी डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले तो एक प्रोस्टेट कैंसर का ट्रीटमेंट होता है वॉचफुल वेटिंग। वॉचफुल वेटिंग मतलब कि पेशेंट को कहता है कि मेरे को और तो कोई सिम्टम है नहीं, कोई प्रॉब्लम है नहीं, मैं क्यों ट्रीटमेंट कराऊँ प्रोस्टेट कैंसर का। तो उसे कहते हैं वॉचफुल वेटिंग, कि हम लोग कुछ ट्रीटमेंट करते ही नहीं है, सिर्फ देखते रहते हैं कि कहीं कैंसर आगे बढ़ता तो नहीं है, अगर बढ़ेगा तो ट्रीटमेंट करेंगे। तो वॉचफुल वेटिंग स्टेज 1 कैंसर में फिर भी सोच सकते हैं, लेकिन स्टेज 3 कैंसर में बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग वॉचफुल वेटिंग करेंगे, कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, तो वो स्टेज 3 से स्टेज 4 कुछ ही टाइम में हो जाएगा और उसके बाद फिर वो क्योर भी नहीं हो सकता। दूसरी चीज़ हार्मोन थेरेपी। हार्मोन थेरेपी क्या होती है? या तो टेस्टिस रिमूव कर लो या दवाइयाँ दो जिससे कि हार्मोन लेवल्स कम हो जाए, बॉडी के टेस्टोस्टेरोन कम हो, उससे प्रोस्टेट कैंसर सप्रेस हो जाए। तो हार्मोन थेरेपी तब करते हैं अगर हम लोग स्टेज 4 कैंसर को ट्रीट कर रहे हैं, क्योंकि स्टेज 4 कैंसर में उसको क्योर नहीं करा जा सकता, कैंसर को सिर्फ कंट्रोल करना होता है। तो हार्मोन थेरेपी जो होती है कैंसर को सिर्फ कंट्रोल करती है, क्योर नहीं करती। तो अगर आपका स्टेज 3 कैंसर है जो लोकली है या लोकली एडवांस्ड है, तो उसमें हार्मोन थेरेपी अगर आप करोगे तो थोड़े टाइम पे तो कैंसर कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन फिर बढ़ने लगेगा और बाद में स्टेज 4 पहुंच जाएगा। तो स्टेज 3 कैंसर में सिर्फ हार्मोन थेरेपी आइडियल ट्रीटमेंट नहीं है। तो बेसिकली एक्टिव सर्विलेंस या वॉचफुल वेटिंग भी नहीं करना चाहिए और हार्मोन थेरेपी भी नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा जो 2 चीज़ें आती हैं, एक तो रेडियोथेरेपी आती है और एक सर्जरी आती है। सर्जरी में हम रोबोटिक सर्जरी करते हैं, और रेडिएशन में डिफरेंट होते हैं। एक्सटर्नल बीम रेडिएशन होती है, ब्रेकी थेरेपी होती है, सीड्स होते हैं, हाइफू होता है, क्रायोथेरेपी होती है, प्रोटॉन थेरेपी होती है। ये सारे जो थेरेपीज़ हैं, ये सारे रेडियोथेरेपी ग्रुप में आते हैं। अब आप देखिए, ये जो कैंसर है स्टेज 3 कैंसर, ये लोकली एडवांस्ड कैंसर है, मतलब अग्रेसिव कैंसर है। काफ़ी बार ये होता है कि कोई भी ट्रीटमेंट आप करो उससे वो टोटली क्योर नहीं होगा। तो अब आपको इस स्टेज 3 कैंसर में रेडिएशन करनी चाहिए कि सर्जरी करनी चाहिए, उस चीज़ को डिस्कस करने के लिए मैं कुछ पॉइंट्स डिस्कस करूँगा। सबसे पहले हमारे को समझना चाहिए कि सर्जरी में क्या करते हैं और रेडिएशन में क्या करते हैं। तो सर्जरी में पूरा का पूरा प्रोस्टेट, सेमिनल वेसिकल्स, साथ के लिम्फ नोड, सारा कुछ निकाल के टेस्टिंग के लिए भेजते हैं, और वो टेस्टिंग का रिजल्ट 10 दिन में आ जाता है, और उसका पता चलता है कि एग्जैक्टली कि कैंसर प्रोस्टेट में ही था, कि सेमिनल वेसिकल में भी फैला हुआ है, कि लिम्फ नोड में फैला हुआ है। तो ये सारा एग्जैक्ट स्टेजिंग जो है सर्जरी से पता चल जाती है। लेकिन रेडिएशन जब हम करते हैं, तो रेडिएशन हम पूरे पेल्विस को, प्रोस्टेट को, सेमिनल वेसिकल्स को, लिम्फ नोड को, सबको रेडिएट कर देते हैं। तो उस रेडिएशन से कैंसर सेल्स तो किल होते हैं, लेकिन हमारे को एग्जैक्ट स्टेजिंग नहीं पता चलती कि कैंसर कहाँ था, प्रोस्टेट में ही था कि प्रोस्टेट से सेमिनल वेसिकल में फैला हुआ है। तो ये सब पता नहीं चलता है, क्योंकि हमने टिश्यू निकाला ही नहीं, कोई टेस्टिंग करी नहीं है। दूसरा, रेडिएशन के बाद हम लोग हार्मोन थेरेपी भी स्टार्ट कर देते हैं, और हार्मोन थेरेपी 2 साल तक चलती रहती है। तो उससे PSA कम रहता है और PSA फ्लक्चुएट करते रहता है। तो उससे आपको एग्जैक्टली पता चलेगा नहीं कि ये कैंसर क्योर हुआ भी है कि नहीं है। 2 साल के बाद जब हम हार्मोन थेरेपी बंद करते हैं, उसका देखते हैं कि PSA कंट्रोल हुआ है कि नहीं हुआ। अगर वो PSA कंट्रोल हुआ होता है, तो हम 2 साल के बाद जब PSA टेस्ट करते हैं, और अगर PSA 0 होएगा, तो दैट मीन्स कि रेडिएशन ने काम किया है। लेकिन अगर 2 साल के बाद हम देखें PSA 0 नहीं हो रहा और PSA बढ़ रहा है, दैट मीन्स कि 2 साल तक रेडिएशन ने क्योर ही नहीं किया, लेकिन हम लोग हार्मोन थेरेपी से सप्रेस करके बैठे हैं, और 2 साल के बाद हम बैक टू स्क्वायर 1 है कि आपने रेडिएशन करा भी ली और कैंसर वहीं का वहीं है। जबकि सर्जरी के अंदर आपका पूरा प्रोस्टेट सारा कुछ निकल जाता है, और हम टेस्टिंग के लिए भेजते हैं, और 10 दिन में जब रिपोर्ट आते हैं वो पता चल जाता है कि कैंसर पूरा निकल गया है कि अभी भी कुछ बाकी है। तो एक तो अगर हम सर्जरी पहले करेंगे तो एग्जैक्ट स्टेजिंग पता चल जाती है हमारे को। दूसरा, सक्सेसफुल सर्जरी के बाद जब हम 6 हफ्ते बाद PSA करते हैं, तो वो 0 हो जाएगा। तो एक काफ़ी रिलैक्सेशन होती है पेशेंट को और फैमिली को कि अब PSA 0 हो गया है, तो मतलब कैंसर क्योर है, बॉडी में कोई कैंसर नहीं है। लेकिन रेडियोथेरेपी के बाद हार्मोन थेरेपी चलती रहेगी, PSA फ्लक्चुएट करते रहेगा, तो कभी भी वो सेंस ऑफ रिलैक्सेशन, सेंस ऑफ रिलीफ पेशेंट या फैमिली के पास नहीं आएगा, और उनको हमेशा लगेगा कि कैंसर क्योर हुआ है कि नहीं हुआ। तीसरी चीज़ जो मेजर एडवांटेज है सर्जरी का, वो ये है कि जब हम सर्जरी करते हैं और पूरा प्रोस्टेट निकाल देते हैं और हमारे को एग्जैक्ट स्टेजिंग पता चल गई,
तो हम लोग इमीडिएटली डिसाइड कर सकते हैं कोई सेकेंडरी ट्रीटमेंट करना है कि नहीं। मतलब कि अगर रेडिएशन करनी पड़े उसके रेजिडुअल डिजीज़ के लिए या एडवांस डिजीज़ के लिए, तो हम आराम से रेडिएशन 6 महीने बाद कर सकते हैं और जो भी बचा कुचा कैंसर है उसको ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन रेडियोथेरेपी के बाद अगर हमारे को पता चले कि कैंसर अभी भी है तो सर्जरी करना आसान नहीं है, क्योंकि रेडिएशन की वजह से प्रोस्टेट अपने सराउंडिंग एरियाज से, सराउंडिंग टिश्यूज से, रेक्टम से, ब्लैडर से पूरा चिपक जाता है और वो सीमेंटेड प्रोस्टेट को बाहर निकालना सर्जरी से कॉम्प्लिकेशंस के बिना नहीं है। ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं आते। तो हमेशा सर्जरी के बाद रेडिएशन करना बहुत आसान है, लेकिन रेडिएशन के बाद सर्जरी करना इतना आसान नहीं है और बहुत कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं। इसके अलावा क्योंकि हम लोगों ने 2 साल डिले कर दिया है रेडिएशन के बाद, तो उस 2 साल में काफ़ी बारी कैंसर और एडवांस हो गया होता है, तो सर्जरी करने का फ़ायदा भी नहीं होता। तो जब हम स्टेज 3 कैंसर की बात कर रहे हैं, जो इतना अग्रेसिव कैंसर है, काफ़ी बारी होता है कि हमारे को मल्टीमोडल थेरेपी करनी होती है। तो मल्टीमोडल थेरेपी हमेशा यही बेटर होता है कि पहले आप सर्जरी करो और सर्जरी के बाद अगर ज़रूरत हो तो रेडिएशन करो, रादर देन कि आप रेडिएशन करो और उसके बाद फिर सर्जरी कर ही ना पाओ। तो बेटर कंट्रोल तभी होगा जब हम हर तरीके से कैंसर को अटैक करेंगे। पहले सर्जरी करेंगे, ज़रूरत पड़ी तो रेडिएशन देंगे, ज़रूरत पड़ी तो हार्मोन थेरेपी देंगे। जब सारी चीज़ें एक साथ अटैक करती हैं तो फिर कैंसर की डेथ हो जाती है और हम लोग कैंसर विनर्स निकल के आ सकते हैं। इसके अलावा देखा गया है कि स्पेशली यंग पेशेंट्स में जिनको रेडिएशन देते हैं प्रोस्टेट कैंसर की, तो आगे जाके प्रोस्टेट का साइज बढ़ जाता है, यूरिन में ब्लॉकेज, यूरिन में ब्लड आना, ये सब चीज़ें क्योंकि प्रोस्टेट बॉडी में ही है तो ये सब साइड इफेक्ट्स और कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। इसके अलावा देखा गया है कि जिनको प्रोस्टेट कैंसर के लिए रेडिएशन दी थी, 3 से 5% पेशेंट्स में ब्लैडर कैंसर हो जाता है 20 से 30 साल बाद। तो आप एक कैंसर के लिए रेडियोथेरेपी कराओ और दूसरा कैंसर 20-30 साल बाद डेवलप हो जाए, अच्छी बात नहीं है। तो आइडियली अगर आपका स्टेज 3 कैंसर है और आप रेडियोथेरेपी और सर्जरी में कन्फ्यूज हो, तो आपको सबसे पहले सर्जरी करानी चाहिए और उसके बाद ही सोचना चाहिए कि रेडिएशन की जरूरत है भी कि नहीं है। और सर्जरी भी डिफरेंट टाइप्स की होती है, ओपन सर्जरी होती है, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है, रोबोटिक सर्जरी होती है। तो बेस्ट ट्रीटमेंट इसका रोबोटिक सर्जरी है, क्योंकि रोबोटिक सर्जरी में 3D HD विजन होती है, मैग्नीफाइड व्यू होता है, सब कुछ बड़ा बड़ा दिखता है। हम लोग यूरिन कंट्रोल की नर्व्स को, इरेक्शन की नर्व्स को बचा सकते हैं। तो ये सब रोबोटिक सर्जरी के एडवांटेजेस हैं। प्लस रोबोटिक सर्जरी के जो आर्म्स होते हैं उनकी 360 डिग्री मूवमेंट होती है, तो ब्लैडर और यूथरा की एनास्टोमोसिस जो प्रोस्टेट निकालने का करना होता है वो बहुत प्रिसाइज होता है, उससे यूरिन लीकेज की कॉम्प्लिकेशंस कम होती हैं। प्लस आजकल हम लोग नर्व स्पेयरिंग सर्जरी कर रहे हैं, एमनियोटिक नर्व रैप लगाते हैं, हुड टेक्निक करते हैं, ये सब चीज़ें करते हैं ताकि जो कैंसर है वो पूरा निकल जाए और साथ में साइड इफेक्ट्स भी नहीं हुए। अब सवाल आता है कि आपने रोबोटिक सर्जरी तो डिसाइड कर लिया स्टेज 3 कैंसर के लिए, लेकिन रोबोटिक सर्जरी करानी क्या चाहिए। आप ये समझिए कि रोबोट अपने आप सर्जरी नहीं करता, एक सर्जन चाहिए होता है जो वेल ट्रेंड होए, जो एक्सपर्ट होए रोबोटिक सर्जरी करने में और प्रोस्टेट कैंसर ट्रीटमेंट में। तो आजकल क्या हो रहा है कि बड़े सारे हॉस्पिटल्स, नए नए हॉस्पिटल्स आते हैं और वो रोबोट खरीद लेते हैं। अब रोबोट तो आ गया उनके पास, लेकिन उनको प्रोस्टेट कैंसर की सर्जरी कैसे अच्छी तरह करते हैं वो उनको पता नहीं है, उनके जो डॉक्टर्स हैं वो प्रॉपरली ट्रेंड नहीं है। तो अगर आप रोबोटिक सर्जरी कराना ही चाहते हैं और प्रोस्टेट कैंसर ट्रीटमेंट कराना ही चाहते हैं तो ऐसे ही डॉक्टर के पास जाइए जो वेल ट्रेंड हुए। जैसे मैंने यूएस में 3 साल एंडोयूरोलॉजी रोबोटिक फेलोशिप करी थी 2008 से 2011, और उसके बाद फिर मैं अपोलो हॉस्पिटल में रोबोटिक सर्जरी कर रहा हूँ रेगुलरली और प्रोस्टेट कैंसर का ट्रीटमेंट करता हूँ। तो आप ऐसे ही डॉक्टर के पास जाओगे तो आपके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, कॉम्प्लिकेशंस कम होंगी, साइड इफेक्ट्स कम होंगे और कैंसर कंट्रोल होएगा। अगर आपको भी प्रोस्टेट कैंसर है, कोई भी स्टेज का है, स्टेज 1, 2, 3 या 4, और उसके लिए आप मेरे से कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद।